ठीक है, थैंक यू परमीत। सो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था इसमें से एनवायरमेंट इकोलॉजी, जिसमें हमने पहले सिलेबस का डिस्कशन किया कि सिलेबस में कौन कौन से पार्ट्स हैं और सिलेबस कितना कंसाइज इसमें आता है। एनवायरमेंट इकोलॉजी में हमने देखा था कि हमारे पास 3 मेजर एरियाज हैं, जिसमें से फर्स्ट था हमारे पास इकोलॉजी का, जो कि स्टैटिक पार्ट है, जिसे हमने कल डिस्कशन किया था। इसमें बहुत सारे आपको टॉपिक ऐसे दिखेंगे जो कि प्रॉपर्ली स्टैटिक पोर्शन से आते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है दैट इज सेकंड, बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी थोड़ा खुद में ही बहुत ज्यादा डाइवर्स एक पार्ट है, जिसमें बहुत सारे हमने ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह सबको डिस्कशन किया था कि कितना सिलेबस में वास्ट है। थर्ड आपके पास जो है दैट इज क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन और उसके इफेक्ट्स। सो क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन, सो दीज आर दी 3 कोर एरियाज, मेजर एरिया, जहां से आपके पास क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे 3 to 4 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 10 to 12 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। एंड अगेन पोल्यूशन में से 2 to 5 क्वेश्चंस के चांसेस रहते हैं। ये प्रॉपरली आपका स्टैटिक पार्ट है, मींस यहाँ पे कुछ भी चीजें चेंज होने वाली नहीं है। सो हमने पहले स्टैटिक पार्ट को यहाँ पे शुरू किया था। 10 to 12 क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ एक स्टैटिक क्वेश्चंस भी हैं, बट स्टैटिक कौन से, जैसे हमने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बारे में बात की, बट ये ऑर्गेनाइजेशन कई बार कन्वेंशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो फिर वो पार्ट बन जाता है आपका करंट अफेयर का कि ये कन्वेंशन हुई कहाँ पे, कौन सी कन्वेंशन थी, मतलब नंबर कौन सा था। जैसे कि हम कहते हैं COP26, COP28, तो ये कौन सा कन्वेंशन था, कहां पे हुआ, किसने इसको होस्ट किया, होस्ट कंट्री कौन सी थी, एंड उसमें मेन पॉइंट्स कौन से थे, थीम कौन सा था, मेजर बात किसके ऊपर की, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बात की, डेजर्टिफिकेशन के ऊपर बात की, या फिर उन्होंने किसी अलग इशू के ऊपर उन्होंने वहां पे चर्चा की। नेक्स्ट हमारे पास क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें पोल्यूशन आता है आपका, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, बहुत सारे, नॉइज पोल्यूशन जिसे आप कहते हैं। सो बहुत सारे पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, एंड क्लाइमेट चेंज से कौन कौन से प्रभाव होने वाले हैं, या फिर रिसेंटली इसमें कौन कौन से मेजर इश्यूज चल रहे हैं। सो ज्यादातर यहाँ पे जो फोकस किया जाता है वो आपके इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर किया जाता है। और हमने सबसे पहले जो शुरुआत की है दैट इज इकोलॉजी का पार्ट, क्योंकि ये टोटली स्टैटिक है और थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू बायोडाइवर्सिटी थोड़ा सा शॉर्ट में ये रहता है। और जब तक आप स्टैटिक पार्ट नहीं करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के कुछ एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। जैसे कि आपने कल स्पीसीज के बारे में पढ़ा था। ऑल्सो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, कीस्टोन स्पीसीज जैसे आपने कल पढ़ा, फिर आप उसमें पढ़ते इकोटोन, फिर इकोलॉजिकल निशे, इकोलॉजिकल हैबिटेट। सो ये कुछ एक कीवर्ड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट बायोडाइवर्सिटी की तरफ जाते हैं या क्लाइमेट चेंज की तरफ जाएंगे तो कुछ एक चीजें समझ में नहीं आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से बायो मैग्निफिकेशन के कारण, बायो एक्यूमुलेशन के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। अब इन्हीं बीमारियों को आप देख सकते हैं कि पोल्यूशन के साथ कौन से रिलेटेड है, कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं। सो इंटरकनेक्टेड पार्ट है। फिर हमने इसमें देखा कि डिफरेंट टाइप के आपके पास जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इकोलॉजी के टर्म्स हैं, क्लाइमेट चेंज के टर्म्स हैं। तो उसी में हमने देखा कि हमारे पास पहले सेल है, देन सेल से हमने बनाया टिश्यू। देखिए दिस इज माय हैबिट कि जो मैं लास्ट कराता हूं उसको मैं रिवाइज कराता हूं, है ना। अगर आपको लगे कि दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, तो उसमें फायदा आपको ये रहता है कि जिन्होंने नहीं लगाई थी कल क्लास, चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट हो, उनको भी इसका फायदा रहेगा और आप कनेक्ट भी कर पाते हैं इजिली कि कल क्या पढ़ा था। सो टिश्यूज के बाद आपके पास है ऑर्गन्स, and these organs are then becomes organisms, और organisms जब properly develop हो जाते हैं then there is species, and these species all together makes population, जो कि same members की होती है, same group of members की होती है। then population से आगे आपका community बनता है, and this community gives rise to, बताइए आगे, इकोसिस्टम, जहां पे तीनों फैक्टर्स आपके एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इकोसिस्टम से आगे क्या आएगा, बायोम्स। बायोम्स जहां पे डेफिनेट बाउंड्रीज जो है एक दूसरे से अलग है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन अलग हो रही है। उसके बाद आएगा आपके पास बायोस्फीयर।
एंड बायोस्फीयर के बाद आपके पास है अर्थ, और अर्थ को हमने नाम दिया था गोल्डीलॉक्स जोन्स, और अर्थ जो है ये यूनिवर्स के अंदर काम करती है। फिर इसी को हमने कल लास्ट डे एक दूसरे जितने भी आपके पास ये टॉपिक्स आ रहे हैं इन सभी को हमने फ्रॉम दी बैकवर्ड, यहां से हमने बैकवर्ड इनको कनेक्ट करने की कोशिश की कि अर्थ क्या है, यहाँ पे हैबिटेबल कंडीशंस है, बायोस्फीयर क्या है जहाँ पे लिथोस्फीयर, ओशनोस्फीयर, क्लाइमेटोस्फीयर या एटमोस्फीयर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, बायोम जहाँ पे ड्यू टू सम क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ड्यू टू सम प्रेशर बेल्ट्स आपके जो है क्लाइमेट में फर्क पड़ता है, जिसे हम एक तरह से आप कह सकते हैं कि वेजिटेशन जो है वहां की प्रभावित होती है। अगर आप इक्वेटर के नियर बाय हैं तो वहां पे आपके पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, आप अगर सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट के पास में है तो आपके पास ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, अगर आप टेम्परेट के पास हैं तो वहां पे आपके पास कॉनिफेरस है, अगर उससे भी ऊपर चले जाएंगे तो यू हैव टुंड्रा एंड कायगा जहां पे बिल्कुल परमाफ्रोस्ट है, बिल्कुल वहां पे आपको लैंड एरिया देखने को मिलेगा। परमाफ्रोस्ट का मतलब ये है कि परमानेंट वहां पे फ्रोस्ट जमा रहता है ना, सो दैट इज अ टुंड्रा रीजन। फिर हमने इकोसिस्टम की बात की जहां पे बायोटिक एबायोटिक फैक्टर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एंड ऑल्सो विद देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। कम्युनिटी में हमने कहा जहां पे पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज है बट वो डिफरेंट स्पीसीज है, यहाँ पे सेम स्पीसीज है और इकट्ठे मिलकर ये एक पॉपुलेशन को बनाते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट आपने इसमें देखा स्पीसीज, तो स्पीसीज को हम डिस्कशन कर ही रहे थे, यहां तक का पार्ट इज नॉट लाइक कि आपको समझाना पड़े। सेल ऑल टुगेदर बनाएगा टिश्यू, टिश्यू इकट्ठे मिलकर बनाएंगे ऑर्गन्स। जब ये ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप हो जाता है तो आप कहते हैं कि दिस इज ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल इसको भी समझ लेते हैं, बायोटेक में किया ऑलरेडी। सेल का मतलब क्या है कि देयर इज अ फ्यूज्ड एग, है ना, इसको नॉर्मल एग नहीं कहेंगे, दिस इज फ्यूज्ड एग विद ओवियम एंड स्पर्म। आफ्टर दैट यही जो ओवियम और स्पर्म है इसमें हमने देखा था देयर आर 3 स्टेजेस, ब्लास्टोसिस, है ना, ब्लास्टोसिस स्टेज में इसको हम एंटर करते हैं। सो टिश्यूज जो है आगे चलकर ये डिफरेंट टाइप के, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि हार्ट, लंग एंड किडनी, इन सब की जो है सबसे पहले फॉर्मेशन शुरू होती है। जब ये एग फ्यूज होने के बाद बनता आगे मल्टीप्लाई करता है जिसको हम कहते हैं माइटोसिस, है ना, मियोसिस, सॉरी मियोसिस जब ये करता है तो सेल डिवाइड करती है, पेरेंट सेल विल बिकम डॉटर सेल, वही डॉटर सेल विल बिकम मदर सेल एंड अगेन डॉटर सेल। सो ऐसे मल्टीप्लिकेशन की करता जाएगा। तो सबसे पहले ये क्या बनाएगा, टिश्यूज बनाएगा। टिश्यूज का मतलब क्या, सिंपल, ये टिश्यूज इकट्ठे होकर हार्ट, लंग, किडनी बनाएंगे तो ये ऑर्गन बन गए। अब ये सारे के सारे ऑर्गन जब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाएंगे थ्रू ब्लड वेसल्स और काम करना शुरू कर देंगे, दैट इज ऑर्गेनिज्म। और प्रॉपर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रॉपर्ली फुली डेवलप्ड बेबी है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक टाइप से हेल्दी बेबी है। सो दिस इज ऑर्गेनिज्म। तो फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, चाहे वो इन विट्रो है चाहे वो बायोलॉजिकल है, वहां पे पहले एग फ्यूज होगा, एग से फिर ये सेल डिवाइड करके टिश्यूज बनाएंगे, यही टिश्यूज इकट्ठे होकर आपके ऑर्गन्स को बनाना शुरू कर देंगे। और ऑर्गन जब ये वर्क करना शुरू कर देते हैं प्रॉपर, है ना, चाहे वो हार्ट है, लंग है, चाहे मसल सेल्स हैं, है ना, ये सारे के सारे जब बन जाएंगे उसके बाद दिस इज ऑर्गेनिज्म। यहां तक आपको मैंने ऑलरेडी बायोटेक में करवाया हुआ है। स्पीसीज को हम कल डिस्कशन कर रहे थे तो स्पीसीज को भी देख लिया था हमने, उसमें पॉल्यूशन भी कंप्लीट था कल, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स लेटर ऑन आएगा, उसको बाद में डिस्कशन करेंगे क्योंकि इकोसिस्टम से इकोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। सो स्पीसीज हमने कल की थी। सो स्पीसीज की आपने डेफिनेशन लिखी थी, एक बार उसको भी रिवाइज कर लीजिए। स्पीसीज when members having similar genetic group या setup या makeup and who can interbreed and produce fertile offspring that are known as species। तो species का मतलब क्या है कि कुछ एक species के members हैं और इन members में क्या है, same genetic setup है, they have same genetic सेटअप और मेकअप, मतलब ये एक ही प्रकार के जीन से बने हुए हैं। अब एक प्रकार के जीन से तो बने हुए हैं, साथ साथ में ये जो मेंबर्स हैं दे हैव एबिलिटी टू इंटरब्रीड, ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन। अब ये इंटरब्रीड करेंगे देन दे कैन गिव यू हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स, मतलब नेक्स्ट आपको ये न्यू इन्फेंट्स बना के दे देंगे। सो दिस इज नोन एज स्पीसीज। उसके बाद हमने देखा कि देयर आर टाइप्स ऑफ स्पीसीज, जिसमें से सबसे मेन जो थी दैट वाज, देखिए अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहीं इशू आता है, ज्यादा फास्ट होगा आप बता सकते हैं, कल का ही रिवीजन चल रहा है,
ये जस्ट 10 मिनट के लिए चलेगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है। अब स्पीसीज के बाद हमने देखा कि वी हैव फर्स्ट स्पीसीज दैट इज कीस्टोन स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जिनका डिस्प्रोपोर्शनलिटी लार्जर इफेक्ट है और ये लार्जर ग्रुप को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ऑल दी टॉप लेवल प्रेडेटर्स, जितने भी हाई लेवल के प्रेडेटर्स हैं, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ कीस्टोन स्पीसीज। इसमें से हमने एग्जांपल्स भी लिखे थे, टाइगर, चीता, लॉयन, है ना, एलिफेंट, और तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी थे। सो ये टॉप लेवल के हैं। अगर इनमें कुछ फर्क पड़ता है, पूरा का पूरा जो आपका इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, उसके ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा, लार्जर इंपैक्ट पड़ेगा। सो इसमें हमने लिखा था स्पीसीज वन हुज प्रेजेंस, सॉरी दिस इज इंडिकेटर, है ना, कीस्टोन इधर है। सम ऑफ द स्पीसीज दैट हैव डिस्प्रोपोर्शनलिटी लार्जर इफेक्ट ऑन द कम्युनिटी इन व्हिच दे अकर. These species determine the ability of the large number of other species in the community to survive. If such species disappear, it will lead to the extinction of the other species. Such species are known as keystone species. ऐसी species जो कि डिस्प्रोपोर्शनलिटी, बिना चाहते हुए, ना चाहते हुए भी बहुत सारा इम्पैक्ट डाल देती हैं आपकी अदर स्पीसीज के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर। और इनका जो है, इसका जो नंबर है, स्पीसीज का जो नंबर है, ये एबिलिटी, द लार्ज नंबर ऑफ अदर स्पीसीज, जो आपके पास अदर स्पीसीज है उनके ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर ये स्पीसीज डिसअपीयर हो जाएं तो इसके कारण कुछ एक जो फूड चेन में से नीचे स्पीसीज हैं वो यहां से विलुप्त हो सकती हैं, एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं, और इसीलिए इनको हम कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। तो पहला मैंने एग्जांपल दिया, टॉप लेवल जितने भी प्रेडेटर्स हैं दैट आर कीस्टोन स्पीसीज। आफ्टर दैट हमने कहा कि सेकंड जो है दैट इज कोरल्स, कोरल रीफ जिसे आप कहते हैं। कोरल रीफ जो है पूरी की पूरी आपके एक्वेटिक फूड चेन का पार्ट है, मरीन फूड चेन को ये बचा के रखता है, और ये पूरी की पूरी जितने भी आपके समंदर के बीच में हाई बायोडाइवर्सिटी है उसको भी ये कहीं ना कहीं संजो के रखता है। अदरवाइज आपके पास जो मल्टीपल टाइप की फिशेज हैं, मल्टीपल टाइप के आपके पास, जैसे कि स्मॉल फिशेज हैं, कुछ एक आपके पास मीडियम साइज की हैं, बिग साइज की हैं, और कुछ एक बहुत ही हाई साइज की जो आपके पास फिशेज हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। थर्ड हमने कहा कि जो कीस्टोन स्पीसीज में आता है दैट इज इंसेक्ट एंड हनी बीज। इंसेक्ट एंड हनी बीज का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन दी क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन से बहुत सारे जो आपके सीड्स हैं, वो बहुत सारे जो आपके फ्लावर्स हैं, उनको एक तरह से फर्टाइल बनाती हैं और उससे आगे आपके न्यू प्लांट्स जो हैं वो ग्रो होते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि एक ट्री है दैट इज वाइल्ड डोरियन ट्री, ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। इस ट्री की अब खासियत ऐसी है कि ये अपने पास बहुत सारी अदर जितने भी आपके पास स्पीसीज हैं, चाहे वो मंकीज हैं, इंसेक्ट हैं, उनको अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने के कारण क्या है, यहाँ पे हाई लेवल में आपको बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है इस पेड़ के पास है। हाँ जी, उस तरीके का, हाँ ऐसा ही होता है। और इसके ऊपर ना एक तो ये बहुत ज्यादा फैला होता है, उसके ऊपर बहुत सारे ट्री, इस ट्री के ऊपर बहुत सारे आपको, जैसे सिंपल कहें तो बहुत सारी एंट्स, जो मकोड़ियां कहते हैं जिसको, है ना, वो इसके ऊपर पाई जाती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया इसके ऊपर पाए जाते हैं। सो ये काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, मतलब ये अपने ऊपर बहुत सारी स्पीसीज को एक टाइप से सर्वाइव करने का हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि जो स्पीसीज है दैट इज इंडिकेटर स्पीसीज। हाँ जी, इंसेक्ट है, इसमें मैंने आपको लिखा था इंसेक्ट है, रेप्टाइल है, रेप्टाइल मीन्स सांप, है ना, रेंगने वाली चीजें भी हैं, साथ साथ में इसके साथ मंकीज हैं क्योंकि इनको रहने को जगह मिल जाती है, बर्ड्स हैं, बहुत सारे पक्षी इसके ऊपर बैठे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बरगद का पेड़ होगा ना आपका, है ना, हाँ, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें बैठी रहती हैं। तो एक टाइप से ये इनको, इन चीजों को एक टाइप से हैबिटेट देता है, रहने के लिए जगह देता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा है तो उसके पास बहुत सारे जो ये स्पीसीज हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हैं, हैबिटेट, ये टाइप से इसको रहने के लिए जगह देता है। तो इन सभी का ये एक टाइप से आवास स्थान है, हिंदी में आवास स्थान मतलब रहने की जगह देता है। सो ये हैबिटेट है इन सभी का, क्योंकि ये अकोमोडेट कर सकता है, हर कोई ट्री इसको अकोमोडेट नहीं कर सकता, और फेवरेबल कंडीशंस है, फेवरेबल है सो दैट यहाँ पे ये सर्वाइव कर सके। अब मैंने बरगद के पेड़ की बात की, उसमें दिन में तो रह सकते हैं पक्षी वगैरह, पर रात के समय वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है, ऑक्सीजन भी छोड़ता है, ये इसलिए थोड़ा सा अलग है ना।
क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल जब आप कहते हैं, ऐसे डराया भी जाता है आपको कि बरगद के पेड़ के नीचे ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है, उसके नीचे बैठोगे सफोकेट हो जाओगे, क्योंकि वो रात के समय बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। और बरगद के पेड़ के ऊपर इतनी सारी चीजें, इतने ज्यादा पक्षी बैठे होते हैं, जब वो आवाज निकालते हैं तो आपको लगता है कि कोई और ही चीज है। सो ऐसा कुछ नहीं होता, दैट इज जस्ट अ हैबिटेट। तो उनको रात को यही रहना है। फॉर एग्जाम्पल मंकी व्हेन क्राई लुक लाइक कि कोई इंसान रो रहा है, और आपको लगता है कि कुछ अलग ही रो रहा है। हाँ, सो आपको डराया जाता है ऐसी चीजों से। सो अगर आप वहां पे टार्च मारेंगे, या वहां पे अगर उसको थोड़ा सा, अगर वहां पे आप इंटरफेरेंस करते हैं उन पक्षियों के साथ, तो सारे उड़ के जाएंगे, उससे आप और डरेंगे। चमगादड़े भी होती है उसके ऊपर, है ना। सो दिस इज जस्ट बायोडाइवर्सिटी, बट हमने इनको अलग अलग नाम दे दिए। और ज्यादातर इसलिए भी बोला जाता है सो दैट आप रात के समय, कुछ लोगों की आदत होती है कि बाहर ही बैठे हुए गप्पे मारने, तो वहां ना बैठे। सफोकेशन से यू कैन इवन, फॉर एग्जांपल द पर्सन हु इज लाइंग बिलो दिस बरगद का ट्री, है ना, बैनियन ट्री के नीचे अगर कोई सोया तो रात में उसकी मौत भी हो सकती है। दीज आर द चांसेस, क्योंकि सफोकेशन से हो जाता है। ये है, एक्चुअल में है, दम घुटता है, ये वो किसी ने दबा दिया, आपको ऐसा फील होगा, बट दिस इज नॉट द थिंग। आप सफोकेटेड हो रहे हो बिकॉज वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको ऑक्सीजन चाहिए, आप कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपके पास जो स्पीसीज है, दीज आर इंडिकेटर स्पीसीज। सेकेंड टाइप इज इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर मीन्स स्पीसीज जो कि आपको संकेत दे देती हैं। संकेत, इंडिकेशन का मतलब होता है कि आपको कुछ ना कुछ ये संकेत या फिर कोई ना कोई सिग्नल दे रही है ना। जहां पे भी ये पाई जाएंगी, चाहे वो एब्सेंस हो, अगर इन स्पीसीज की एब्सेंस है या इन स्पीसीज की प्रेजेंस है या इन स्पीसीज का अबंडेंस है। अब इन तीन चीजों को समझिए कि अगर किसी जगह पे ये नहीं पाई जाती, जैसे कि फ्रॉग, धीरे धीरे फ्रॉग खत्म हो रही है, जिससे क्या पता लगता है कि यहाँ पे धीरे धीरे सूखा पड़ने वाला है। प्रेजेंस, जहां पे बहुत सारे आपको क्रॉ दिख रहे हैं, स्क्रैवेंजर्स दिख रहे हैं, आपको लगेगा कि दिस इज द एरिया अनहाइजीनिक आल्सो एंड डेड एंड डिकम्पोज एनिमल्स यहाँ पे हैं। अबंडेंस का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इनकी तादाद बढ़ चुकी है। सो दीज आर दी स्पीसीज जो आपको रिफ्लेक्ट करती हैं स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस। एंड इंडिकेटर स्पीसीज सर्व एज एन अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म। तो एक टाइप से ये अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म का भी काम करती हैं। आप इससे सिग्नल से पता लगा सकते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है। Also, they are sensitive to the environmental conditions, hence they are known as sentinel species. तो ये ऐसी स्पीसीज है जिनको environment का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है, और ये ज्यादातर कुछ एक जगहों पे isolated रहना चाहते हैं। And anything that is isolated to certain environmental condition, that is sentinel species. तो ये sentinel means अलग रहती है। अब इसमें एग्जांपल देखा था हमने फ्रॉग का, लाइकन का, क्रो, रैट्स एंड फ्लाइज। सो ये मैं रिपीट नहीं करवाऊंगा, आपको मालूम है इसका। और जितने भी आपके टॉप लेवल के प्रेडेटर्स होते हैं वो भी एक टाइप से इंडिकेटर स्पीसीज ही होते हैं। नेक्स्ट, और क्या था इसके साथ में? एंडेमिक स्पीसीज। एक मिनट, पाया मिली बग कीस्टोन के साथ में आपके पास ये है इंडिकेटर, इंडिकेटर के बैक साइड पे ही एंडेमिक स्पीसीज। सो नेक्स्ट इज एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक मींस दे आर एंडेमिक टू स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। ऐसी स्पीसीज एवरग्रीन एंड टॉल अप टू 40 मीटर। आपके पास जैसे अलग स्पीसीज हैं एंडेमिक। थर्ड टाइप, ऐसी स्पीसीज जो कि कुछ एक ज्योग्राफिकल रीजन में ही पाई जाती हैं और कहीं और नहीं पाई जाएंगी। सो दीज आर एंडेमिक टू स्पेसिफिक या सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया, उसके अलावा कहीं नहीं देखी जाएंगी। सो एंडेमिक स्पीसीज का मतलब है वहीं पे पाई जाने वाली। So these species which are found only at specific or particular geographical region and are not found anywhere else, these are known as endemic species. और भारत में एंडेमिज्म जो हाई है वो है ज्यादातर वेस्टर्न घाट में। तो वेस्टर्न घाट में बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि ओनली एंड ओनली आपको वेस्टर्न घाट में ही देखने को मिलेंगी, उसके अलावा कहीं पे भी वो नहीं पाई जाती। उसमें से हमने एग्जांपल लिखे थे लॉइन टेल मकाऊ, नीलगिरी ताहर, स्लेंडर लॉइस। लिखा था स्लेंडर लॉइस? नहीं, स्लेंडर लॉइस नहीं लिखा आपने ना। सो कुछ एक स्पीसीज जैसे कि नीलगिरी ताहर,
नीलगिरी ताहर। दूसरा था आपके पास लॉइन टेल मकाऊ। एंड लास्ट आपके पास है स्लेंडर लॉइस। ये भी एक टाइप से स्पीसीज है दैट इज ओनली फाउंड इन दी वेस्टर्न घाट। तो दीज थ्री आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट रीजन ओनली। उसके अलावा हमने कहा था कि जो रेड पांडा है दैट इज एंडेमिक टू एंटायर हिमालयास। तो रेड पांडा जो है सिर्फ और सिर्फ दीज आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। डब्ल्यू घाट्स लिख रहा हूं मीन्स दिस इज वेस्टर्न घाट्स। और जो रेड पांडा है ये सिर्फ और सिर्फ आपको एंटायर हिमालयस में ही देखने को मिलेगा। दीज आर एंडेमिक टू हिमालयन रीजन, एंडेमिक टू हिमालयस। नेक्स्ट आपने लिखा था कि सॉरी अंडमान निकोबार नहीं, आपने लिखा था नॉर्थ ईस्ट में एक है पिग्मी होग जो कि असम में पाया जाता है, एंड नामदफा नेशनल पार्क जो है वहां पे पाया जाता है फ्लाइंग स्क्वेरल। सो दीज आर एंडेमिक टू देयर स्पेसिफिक नेशनल पार्क्स और रीजंस। नेक्स्ट आपके पास जो है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको इस कलर में क्लियर दिख रहा है, कोई इशू तो नहीं है? ये तो ब्लैक कलर कर देते हैं इसका, व्हाइट के ऊपर ब्लैक कॉन्ट्रास्ट सही लगता है, ब्लैक नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट। सो दीज आर द एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक तक ही किया था लास्ट, इन्वेजिव नहीं किया। सो next type is invasive alien species. Next type of species are invasive alien species. So इसका literal meaning इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। Invasive means anything that is invading the native area. जैसे कि हम कहते हैं अंग्रेज भारत में आए या फिर आपके पास जितने भी फॉरेनर्स भारत में आए, दे वॉन्टेड टू इन्वेड इंडिया, कब्जा करना चाहते थे, है ना। सो इसको कहेंगे आप एक टाइप से ऐसी स्पीसीज जो कि कब्जा करना चाहती है। कहां पे? आपके इंडिजिनस, आपके देश के में, आपके स्वदेश को अपना कब्जा करना चाहते हैं। एलियन क्यों? क्योंकि दीज आर अननोन, है ना, अननोन है। एंड अननोन के साथ साथ में क्या है? दीज आर डेंजरस ऑल्सो। एलियन का मतलब होता है एक तो पहली बात क्या है, ये दीज आर स्ट्रेंज या अननोन, एंड दूसरा दीज आर डेंजरस ऑल्सो। सो दीज आर दी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। द स्पीसीज विच आर इन्वेजिव, जो इन्वेड करने आई है, जो आपको खतरा पहुंचा सकती हैं और आपके लिए अननोन है, आपको नहीं पता कि इनका बिहेवियर कैसा है। तो दीज आर दी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। तो इसके बारे में लिखिए आप। एन एक्सोटिक स्पीसीज, these are an exotic species. Exotic means बाहर से आई है। Exotic species which are introduced in an area, which are introduced in an area, which are introduced in an area, may be intentionally introduced in an area, may be intentionally or unintentionally, जिन्हें या तो किसी इंटेंशन के साथ या फिर विदाउट किसी इंटेंशन के साथ इन्हों को यहां पे लॉन्च किया गया है या इंट्रोड्यूस किया गया है। सो दीज आर exotic species introduced in an area intentionally or unintentionally, full stop। Once they are introduced, once they are introduced, once they are introduced, they multiply rapidly, they multiply rapidly. Once they are introduced, they multiply rapidly and destroy the local and destroys the local or native species, native
स्पीसीज। तो जैसे ही इनको आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, तो इनकी एबिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये आगे से आगे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है, आगे से आगे अपना जो है फैलाव करना शुरू कर देती है, और साथ साथ में करती हैं जितनी भी आपकी लोकल स्पीसीज हैं या नेटिव स्पीसीज हैं उनको खत्म करना शुरू कर देती है। डिस्ट्रॉय द लोकल और नेटिव स्पीसीज ऑफ द हैबिटेट, लोकल्स और नेटिव स्पीसीज of the habitat they are introduced in, of the habitat they are introduced, सिंपल लिखें, they are introduced। जिस एरिया में इसको इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिस हैबिटेट में इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस एरिया की सारी आपकी लोकल या नेटिव स्पीसीज को ये खत्म कर देता है। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, when they become threat to native species, they are termed as invasive alien species. When they become threat to native species, they are termed as invasive alien species. जैसे ही ये खतरे का कारण बन जाती हैं, they are termed as, इनका नाम invasive alien species रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ बायोडाइवर्सिटी आपका जो एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके थ्रू इनको बंद कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर वर्डिक्ट देता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपका एपेक्स कोर्ट जो है वहां पे इसका केस लड़ा जाता है कि ये जो आप बाहर से प्लांट लेके आए हैं, इसने बहुत सारी आपकी जो नेटिव फसलें हैं, आपकी जो नेटिव क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, चाहे टी प्लांटेशन है, चाहे आपका रबर प्लांटेशन है, एवरीथिंग, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसके ऊपर कई बार सुप्रीम कोर्ट भी अपनी वर्डिक्ट देता है, अपना फैसला सुनाता है कि इसको बंद कर दिया जाए, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। सो दीज आर इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। अब इसके कारण बहुत सारे हैं कि ये ऐसे कैसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। ज्यादातर ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए जो प्लांट्स लेके आते हैं ना बाहर से, ऑर्नामेंटल प्लांट। एग्जांपल दीजिए, फॉर एग्जांपल आपके पास पाम ट्री होता है घर पे, है ना, बिना मतलब से लगा रखा है, उससे कोई फ्रूट नहीं आता, कुछ नहीं आता, बट दैट इज जस्ट अ डेकोरेटिव प्लांट। ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के लिए लेके आते हैं। आपके पास स्नेक ट्री होता है, स्नेक प्लांट, सॉरी नॉट ट्री, स्नेक प्लांट होता है। आप कहते हैं उससे ऑक्सीजन बहुत छोड़ता है, तो आप उसको अंदर रखते हैं, है ना। जैसे वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं इसको। फॉर एग्जांपल ये दीवार है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, ऐसे करके ऊपर तक छोटे छोटे प्लांट्स लगा दिए, कलरफुल, है ना। कुछ एक प्लांट्स है जिनकी पत्तियां कलरफुल हैं और उसका कोई ऐसा आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं है, दैट इज जस्ट फॉर दी डेकोरेशन और ऑर्नामेंटल। सो दीज आर दी ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव प्लांट्स, है ना। दूसरा, ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। कैसे करेंगे, तंग ये आपको, आपके पूरे के पूरे एनवायरमेंट को। ये सिंपली फॉर एग्जांपल किसी एरिया में एक इन्वेजिव प्लांट है, एक आपकी कोई नॉर्मल नेटिव प्लांट है। फॉर एग्जांपल एक जगह पे आपने नीम लगा रखा है, एक जगह पे आपने कोई पाम ट्री जैसा लगा दिया। अब नीम को जो वाटर चाहिए वो सारा का सारा वाटर ही खींच लेगा, है ना। सो ये ग्राउंड वाटर को पूरा का पूरा खत्म कर देता है। दूसरा, जो न्यूट्रिएंट्स या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उसको अमाउंट चाहिए, उसको नाइट्रोजन नहीं मिल पाती दूसरे आपके नेटिव प्लांट्स को, बट ये उस पूरे के पूरे न्यूट्रिशन को खत्म कर देते हैं। या कई बार ये इतने ज्यादा हार्मफुल होते हैं कि पूरा न्यूट्रिशन, पानी सब खींच लेते हैं और दूसरा प्लांट जो वो सूखना शुरू हो जाता है ना, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। सो दैट इज वाई इनको कम किया जाता है। या फिर आपका एक आगे एग्जाम्पल लिखेंगे, लेंटाना। लेंटाना इतना ज्यादा फैल चुका है कि उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक बार न्यूज में आया कि $2 ट्रिलियन लगेगा, है ना, $2 ट्रिलियन लगे। इतनी तो हमारी पूरी की पूरी जीडीपी नहीं है अगर उसको खत्म करने लगेंगे तो। सो दैट इज द प्रॉब्लम। और इसीलिए इन प्लांट्स के ऊपर कई बार सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि दीज शुड बी बैंड। पहली बात तो उसको बैन किया जाता है, रिपीट करना है, आर इंट्रोड्यूस्ड। वंस दे आर इंट्रोड्यूस्ड, दे मल्टीप्लाई so rapidly that they can destroy the local habitat
of the native species, और last था and once they become threat ये लिखा है threat, THREAT, once they become threat they are termed as, सामने लिखा है ये, they are termed as invasive alien species. ठीक है विशाल, कोई इशू है तो आप बता सकते हैं. अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. एक मिनट, पानी दो, पानी पानी. एक मिनट. पैराग्राफ चेंज फिर लिखिए. दे मल्टीप्लाई रैपिडली बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली, they multiply because they are not properly or least integrated. They multiply because they are not properly or least integrated with the local food chain. तो ये ज्यादातर इसलिए मल्टीप्लाई होते रहते हैं क्योंकि आपकी फूड चेन का ही पार्ट नहीं है. फॉर एग्जांपल इंडिया की फूड चेन इज अलग, बाहर की फूड चेन इज अलग, है ना. फॉर एग्जांपल मैं आपको अब इसमें एग्जांपल देता हूं. ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पे बहुत सारे आपके बायो सिक्योरिटी के रूल्स है ना. बायो सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल, ऑफेंड नहीं होना है इसमें क्योंकि ज्यादातर पंजाबी बाहर जाते हैं तो होता है कई बार. अब फॉर एग्जांपल यहां से एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, सरसों ले गए इंडिया की, है ना. दे वांट मक्की की रोटी एंड सरसों का साग ग्रोन इन देयर फील्ड इन ऑस्ट्रेलिया, है ना. अब उनकी गलती नहीं है उसमें बिकॉज दे आर लेस अवेयर अबाउट दीज थिंग्स. ऑस्ट्रेलिया लेके जाते हैं, बायो सिक्योरिटी के वहां पे रूल्स हैं, आपको एयरपोर्ट में रोक लेते हैं, आपसे सामान की चेकिंग करते हैं. स्कैनिंग में उन्होंने देखा कि दिस इज अनदर टाइप ऑफ सीड जो कि कोई लेके आया है. आप बायो सिक्योरिटी के रूल्स वहां पे इतने ज्यादा पक्के हैं. दूसरा भी एग्जांपल दूंगा, पहला फर्स्ट एग्जांपल इज मस्टर्ड सीड. तो मस्टर्ड सीड जब वहां पे लेके गए तो उनको रोक लिया गया. उन्होंने बोला कि आपने क्या इसके लिए परमिशन ली थी, जो आप हमारी कंट्री में बाहर का प्लांट लेके आ रहे, एंड यू हैव टू पे $1,000 फॉर दिस एज अ फाइन. आप क्यों लेके आए? आप जो भी सामान लेके जा रहे हैं, यू हैव टू लाइक कंपाइल अ लिस्ट कि हमारे पास ये चीजें हैं और हम ये लेके आए हैं. उन्होंने कहा कि आपने बिना पूछे मस्टर्ड सीड लेके आए हैं, सो यू हैव टू पे $1,000 राइट अवे, अदरवाइज फ्लाइट पकड़ के दोबारा वापस भेजेंगे आपको, है ना, या तो आपको जेल में डालेंगे. सेकंड एग्जांपल देता हूं. रिनाउंड आपके बॉलर हैं, है ना, हरभजन सिंह. स्पिनर है, फास्ट बॉलर है, मुझे नहीं पता, बट हरभजन सिंह. दिस इज वन ऑफ द केसेस दैट आर सीन इन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ये, एक अमेरिका में भी हुआ इनके साथ. इनके जो स्टड्स होते हैं, स्टड्स, है ना, जो शूज डालते हैं भागने के लिए, इनके स्टड्स के साथ में मिट्टी लगी हुई थी, सॉइल, और उन्होंने प्रॉपर्ली साफ नहीं किया था. उन्होंने उस मिट्टी का सैंपल उठाया और उनको कहा कि आपके जूते साफ नहीं, यू हैव टू पे $200, है ना. सो बायो सिक्योरिटी के बहुत सारे रूल्स हैं बाहर की कंट्रीज में, जिसके लिए बहुत सारे लोग लेस अवेयर हैं. ये गलत नहीं है अपनी जगह. फॉर एग्जांपल, अगर ये मस्टर्ड सीड वहां पे आ जाए, इनके पूरे के पूरी फूड चेन को बर्बाद कर सकता है. बीमारियां भी हो सकती है क्योंकि हर एक कॉन्टिनेंट का, हर एक क्लाइमेट का अलग अलग फिनोमिना है.
आप अगर मस्टर्ड, अब मैं सिंपली बताता हूँ, अगर आप इंडिया में ही हैं एंड यू आर यूजिंग मक्की की रोटी सरसों का साग इन केरला, है ना, और केरला में उस टाइम पे समर्स हैं, आपको पचेगा ही नहीं, यू विल बी लाइक इन्फेक्टेड, सीधा फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। एंड द पर्सन हु इज एट हिमालयाज, और उसको आप डोसे के साथ में नारियल चटनी खिला दोगे, उसका क्या हाल होगा सोचो। बिकॉज डिपेंडिंग अबाउट द इन्वायरमेंट आपको वैसा चाहिए। ह्यूमिड में आप, फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ ह्यूमिड होता है, तब आपको मैं कहूँ दोपहर के टाइम पे आप धूप में हैं और मैं बोलूँ कि चलो गर्मा गर्म छोले भटूरे खा लीजिए, नहीं खा पाएंगे आप, बिकॉज अगर आपने खा लिए तो दैट वुड बी डेंजरस टू यू। दैट इज ऑल्सो द पार्ट कि अगर आप ऐसी चीजों को फूड चेन में या फूड वेब में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दे हैव टेंडेंसी टू मेक अ पर्सन इल, या फिर वहां की पूरी की पूरी जो आपकी बायोडाइवर्सिटी उसको भी खराब कर सकता है। ये हमें लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं ओवर दी क्लाइमेट एंड ऑल्सो योर इकोलॉजी। सो इसमें आप लिखिए, they multiply rapidly because they are not properly or least integrated with the local food chain. Full stop. They tries to colonize the area. They try to, या फिर सिंपल लिखिए, they tries to colonize the area. Colony means गुलाम बनाती है. So they tries to colonize the area, comma, they may destroy the native, they may destroy the native as well as local vegetation of the area, local vegetation of the area, and it can hamper their growth. It can hamper, HAMPER, hamper their growth. तो ये किसी एरिया की या तो पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी में जितने भी आपके ये नेटिव प्लांट्स हैं, देसी, या फिर जो आपके लोकल किसी स्थान में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, उनको या तो खत्म ही कर देंगे, या तो फिर उसकी ग्रोथ जो है वो एक टाइप से हैम्पर होगी, हिंडर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके कॉटन को 120 दिन में उगना है तो ये 180 दिन लगाएगा, मतलब इसकी ग्रोथ में फर्क पड़ जाएगा, या फिर स्टंटेड ग्रोथ होगी, ग्रोथ वुड बी स्टंटेड। फिर आपके पौधे जो है उनके ऊपर प्लांट फूल तो आता है बट फल नहीं बन पाता, तो ये एक टाइप से पौधों को इनफर्टाइल भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं आपको एक एग्जाम्पल नहीं, तीन चार एग्जाम्पल इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि दीज एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आए और वहां पे ऑप्शन में दे रखा हो तो आपको इजी रहे। एग्जाम्पल नंबर 1 दिस लेंटाना, LANTANA, लेंटाना, LANTANA, लेंटाना प्लांट। लेंटाना, इसमें लिखिए, इट इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट, it is an ornamental plant which has, it is an ornamental plant which has now become invasive species in India. Which has now become invasive species in India. Invasive species in India. और ऐसा भी माना गया है कि ये दिन में आई थिंक 2 सेंटीमीटर ग्रो करता रहता है। हाँ, बहुत ज्यादा फास्ट है ये, 2 सेंटीमीटर एवरी डे। सोचो 30 दिन में कहाँ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ऐसे करते करते, हाँ, अंग्रेज लेके आए थे इसको, देखा होगा आपने, झाड़ी सी होती है, कलरफुल प्लांट होते हैं और बहुत ज्यादा फैला है। एग्रीकल्चर फील्ड इसने बर्बाद की, पूरी की पूरी खेती में फैलता जाता है ये, बहुत ज्यादा।
हाँ जी, एक्वेटिक लाइफ। हाँ लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। साथ साथ में ये पूरे के पूरे खेतों की जितने भी आपकी है, ज्यादातर एग्रीकल्चरल एरिया में इसका प्रभाव है, बहुत बुरा हाल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2, इसमें लिखिए फॉल आर्मी बॉम्ब, फॉल आर्मी बॉम्ब, ये नाम है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉम्ब का। सो फॉल आर्मी बॉम्ब, इट इज मेनली फाउंड ऑन मेज, MAIZ, और कॉर्न, CORN। तो ये मक्के के ऊपर या कॉर्न की खेती के ऊपर ज्यादा पड़ता है। तो इट इज फाउंड ऑन द मेज और कॉर्न प्लांटेशन मेजरली इन अमेरिका, एंड इंडिया, एंड नाउ इन इंडिया। सो पहले ये अमेरिका में ही प्रभाव था इसका, धीरे धीरे ये इंडिया में भी शुरू हो चुका है। 2018 में आया था इसके बारे में क्वेश्चन, फॉल आर्मी बॉम्ब 2018 में क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर यूपीएससी में। एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी 3, एग्जाम्पल नंबर 3, दिस इज थर्ड एग्जाम्पल। इसमें लिखिए यूकलिप्टस एंड वाटर प्लांट। आई थिंक सो, वो जो लंबे लंबे होते हैं। हाँ व्हाइट होता है उसका पूरा का पूरा छाल बाहर से, उसका पूरा पूरा बार्क कैसे होता है। यूकलिप्टस एंड वाटर प्लांट, वाटर, ये भी बहुत ज्यादा फैले हुए हैं हर जगह पे। सो यूकलिप्टस एंड वाटर प्लांट, सिंपल लिखिए इसमें, these both plants reduces the groundwater level, reduces the groundwater level, तो ये भूजल को खत्म कर देते हैं। भूजल मीन्स ग्राउंड के नीचे पाए जाने वाला पानी। सो ये ग्राउंड वाटर को पूरा का पूरा रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो इससे ग्राउंड लेवल गिरता जाता है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे गिरता जाता है। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई भी इशू है प्लीज आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, इन्वेजिव इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट तक, मतलब ये एपेक्स कोर्ट तक पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक किसी चीज का पहुंचना और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना, फैसला आना बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो टाला नहीं जा सकता। उसके बाद जो बैंड है तो बैंड है, फिर चाहे उसके ऊपर कुछ भी कोई कहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिर हैवी फाइन भी चार्ज कर सकता है, चाहे वो एनजीटी हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज हो, वो किसी को नहीं देखेगा। और मिनिस्ट्री को अगर फाइन पड़ेगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन को फाइन पड़ेगा या नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को फाइन पड़ता है तो वो फिर खबरों में आ जाता है कि सरकार ही सरकार के ऊपर फाइन लगा रही है। सो नेक्स्ट है आपके पास, जैसे आरबीआई क्या करता है डिफरेंट बैंक्स के ऊपर कि कॉम्प्लायंस सही नहीं किया, बिना मतलब से अकाउंट खोल दिए, बिना मतलब से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इशू कर दिए बिना पूछे, जितनी कैपेसिटी थी नहीं। सो फोर्थ एग्जांपल इज एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें लिखिए प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा। अब नाम ही देख लीजिए, दीज आर एंशिएंट, सॉरी एलियन नेम्स है हमारे लिए, कभी नाम ही नहीं सुना ऐसा। सो प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा, इसमें लिखिए इट इज एन invasive species found in the
फाउंड स्पेशली इन द बन्नी ग्रासलैंड्स ऑफ गुजरात. These are invasive species found specially in the बन्नी grasslands of गुजरात. तो गुजरात में पाया जाता है ये, और वहां पे बन्नी ग्रासलैंड है, मतलब एक घास का मैदान है. Whenever you are studying geography, आपके यहाँ पे क्या होना चाहिए? ट्रेड विंड बेल्ट है, तो देयर इज डेजर्ट. डेजर्ट के बगल में क्या होएगा? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको. एग्जांपल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, और बीच में क्या होगा? ग्रासलैंड होएगा. जब आप ट्रेड विंड बेल्ट पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है ट्रांजिशन एरिया, है ना. सो जहां पे डेजर्ट है, डेजर्ट के बगल में हमेशा ग्रासलैंड होगा, जहां पे ट्रेड विंड का कॉन्सेप्ट आता है. ऑल्सो देयर इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. एक और भी आता है ग्रासलैंड, है ना, जो कि आपका साइबेरिया के पास है, जिसको आप मंचूरिया प्लेन्स कहते हैं. बट सिंपल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे. इंडिया में देयर इज राजस्थान डेजर्ट, गुजरात में ग्रासलैंड, सम पार्ट इन मध्य प्रदेश, और उसके बगल में विंध्या एंड सतपुड़ा के डेसिडियस फॉरेस्ट. तो दिस इज द एग्जांपल. तो इसके बगल में डेजर्ट है, फिर ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड के बाद आपके पास ट्रॉपिकल डेसिडियस है. फॉर एग्जांपल देयर आर बिग ट्रीज, देयर आर सम ग्रासेस, और ग्रासेस का साइज रिड्यूस होते होते देयर इज सैंड, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड विंड्स आर ऑफशोर. एनीवेयर जहां पे ट्रेड विंड्स आर ऑफशोर, मतलब वहां पे ओशन करंट ठंडे आ रहे हैं, और ठंडे ओशन करंट के साथ में यहाँ पे बारिश नहीं होगी, है ना. फिर यहाँ पे ऐसे आप देखते जाएंगे कि धीरे 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 इकोलॉजिकल सक्सेशन है. ये देखेंगे आप लेटर ऑन. दिस इज इकोलॉजिकल सक्सेशन. सो दे आर फाउंड इन दी बन्नी ग्रासलैंड्स ऑफ गुजरात. कॉमा लगा के लिखिए. ब्रॉड एज अ सोर्स ऑफ टिम्बर, brought as a source of timber, brought as a source of timber and firewood. तो इसको उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस कर रखा था कि यहाँ पे आपके पास पहले तो टिम्बर इंडस्ट्री डेवलप हो जाए, मतलब फर्नीचर के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, और आप इसे डोमेस्टिकली घर में लकड़ी जलाने के लिए यूज कर सकते हैं. यहाँ पे है ही ग्रासेस सारी. बट टुडे दे आर दी कॉज ऑफ destruction of bunny grasslands. But today they are the cause of destruction of bunny grasslands. Bunny grasslands again Gujarat लिखिए. Bunny grasslands Gujarat. All clear. Thank you गुरप्रीत. और भी कोई सी कोई इशू है ऑनलाइन तो आप बता सकते हैं. साथ साथ में आप इसको करते जाइए, जितने भी नोट्स हैं आपको बनाते जाइए, क्योंकि ये आपको अगर लग रहा है कि सिर्फ पीसीएस के लिए, ये यूपीएससी के लेवल का है और पीसीएस में भी सेम सिलेबस है आपका. पीसीएस से रिगार्डिंग कुछ एक फैक्चुअल नॉलेज होगी, उसको हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स और ये दोनों में ही काम आएगा. सबसे बड़ी बात ये है. अच्छा आप क्या बोल रहे हैं? कॉल्स हर्षदीप क्या कह रहे हैं? अच्छा cause of, these are the cause, CAUSE, these are the cause of destruction of बन्नी ग्रासलैंड्स गुजरात. यहां पे लिखा है सामने बन्नी ग्रासलैंड्स गुजरात. तो ये पूरे के पूरे ग्रासलैंड्स में आग लगा देता है, सिंपल है ना. और ग्रासलैंड में जब आग लगेगी तो प्रॉब्लमेटिक होगा. क्यों? मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं. नामीबिया से जब हम लेके आ रहे थे चीता, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा कि इनको इंट्रोड्यूस करेंगे ग्रासलैंड में, क्योंकि ग्रासलैंड में रहते ज्यादातर. चीता को डेसिडियस फॉरेस्ट नहीं चाहिए. पहली बात, स्पीड बहुत ज्यादा है.
अब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागेगा, कहीं उसका सिर बच गया किसी ट्री में, है ना, कहीं पे उसका रैप्चर हो सकता है, पूरा का पूरा बॉडी डैमेज हो सकता है। दैट इज वाई यहाँ पे इस ग्रासलैंड में उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आग लग जाती है ग्रासलैंड्स में जब भी हीट ज्यादा पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा आती है। सो हीट के कारण फिर ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे इंट्रोड्यूस किए गए कब्स वो आग पकड़ लेंगे या उनकी डेथ हो जाएगी, तो उसके लिए जवाब देना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि आपने इनको एक टाइप से अडॉप्ट किया है। सो दीज कब्स कैन बी किल्ड along with this forest fire या फिर bush fire। फॉरेस्ट फायर नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं बुश फायर। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ग्रासलैंड्स हैं, वहां पे जब भी आग लगती है तो उसको बुश फायर कहते हैं, क्योंकि वहां झाड़ियां ज्यादा है। उसको फॉरेस्ट फायर नहीं कहेंगे। फॉरेस्ट का मतलब होता है, आपको मैंने बताया, फॉरेस्ट मीन दैट शुड बी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तब आप उसको कहेंगे कि दिस इज फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में बहुत फर्क होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसिया। कौन सा फिफ्थ है, सिक्स्थ एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ, CASSIA, कैसिया। ये भी एक प्लांट है, कैसिया। कैसिया, इसमें लिखिए द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ब्रैकेट में लिखेंगे ZSI। The Geological Survey of India has first time compiled a list of compiled की spelling is COMPILED। The Geological Survey of India has first time compiled a list of 157 invasive alien species. 157 invasive alien species on the sidelines, not guidelines. This is sidelines. Geological Survey of India for the first time has prepared a list of 157 invasive alien species on the sidelines of National Conference on the status of invasive alien species. National Conference on status of invasive alien species. Status of invasive alien species, full stop. This conference was jointly organized by Botanical Survey of India, Botanical Survey of India and Geological Survey of India. Botanical and Geological Survey of India, ZSI। तो इन दोनों ने इकट्ठी ये लिस्ट बनाई है, इसमें 157 से ज्यादा जो आपकी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है उनको यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। हेलो, हाँ जी कैब करना है, ओके।
नेक्स्ट एक और अभी है, अभी खत्म नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हैं जिनके ऊपर अभी बैंड है, ये आप यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल नंबर 16, सॉरी 6 नॉट 16, एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें लिखिए कॉटन, और आई थिंक यही है ना, यस, कॉटन मीली बग, साथ में लिख लीजिए एक और, पपाया मीली बग, कॉटन मीली बग एंड पपाया मीली बग। कॉटन वाले में लिखिए, कॉटन में लिखिए पहले, इट इज नेटिव टू, इट इज नेटिव टू it is native to, I think, North America. It is native to North America, North America, but have affected, native to North America but have affected cotton crops in the Deccan, कॉटन क्रॉप्स इन द डेक्कन, मतलब ब्रैकेट में महाराष्ट्र, कॉटन क्रॉप्स इन द डेक्कन ब्रैकेट में महाराष्ट्र, इंडिया, महाराष्ट्र इंडिया, पूरे इंडिया जी है सर, पंजाब अब सब जगह ही आ गया है, इसीलिए तो हमने पढ़ा नहीं था कॉटन के लिए, कौन सा था, क्राइवन एसी जीन, वो पढ़ा था हमने। अब सब जगह पहुंच गया ये, क्राई टू एबीबी हमने पढ़ा था, उसमें सारे जीन्स हमने पढ़े हैं, जीएम क्रॉप्स एंड ये सब उसमें है ना। पपाया में लिखिए, पपाया, पपाया एक, ये तो नॉर्थ अमेरिका से है और ये साउथ अमेरिका से, भाई भाई। सो इट इज नेटिव टू, पपाया वाले में लिखिए, पपाया मिलीबग में लिखिए, इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका, इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका, नेटिव टू साउथ अमेरिका, South America, which has destroyed the plantation of crores of papaya plants in India. It is native to South America, which has destroyed the plantation of crores of CRORES, crores of papaya plants in India, papaya plants in India। तो ये कॉटन कपास को खत्म करता है, कपास के ऊपर ये बहुत ज्यादा एक टाइप से बग है, एक पेस्ट है। दूसरा पपाया, दैट इज पपीता, ये पपीते की लगभग करोड़ों के हिसाब से जो आपकी फसल थी उसको इसने बर्बाद किया, मतलब कहीं ना कहीं खराब कर दिया। नेक्स्ट एक और लिखिए, अमेज़न सेल फिन कैटफिश, मैं लिख देता हूं इसके बारे में। अब देखिए फिश भी एक टाइप से एलियन स्पीसीज है यहां पे। एग्जांपल नंबर 7, अमेज़न सेल फिन कैटफिश। अब इसका मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। ये अमेज़न सेल फिन फिश जो है ये इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है ऑब्वियसली, क्योंकि इसलिए हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इससे दिक्कत ये होगी, ये जो फिश है इसने वेस्ट बंगाल में हमारे पास एक खुद की नेटिव स्पीसीज है, पश्चिमी बंगाल में, वहां पे एक फिश बहुत ज्यादा खाई जाती है, दैट इज हिल्सा। एक मिनट, उसका नाम है हिल्सा। तो ये हिल्सा को धीरे धीरे इसने मतलब एक टाइप से उसकी पॉपुलेशन को, उसकी ग्रोथ को हैम्पर करना शुरू कर दिया। उसके बाद इसको बैन कर दिया गया, इसको इन्वेसिव डिक्लेयर कर दिया गया। सो इसमें लिखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ
it is responsible for the destruction of native fish, तो इसका नाम लिख लेना है आपने, हिल्सा, नेटिव फिश हिल्सा इन वेस्ट बंगाल रीजन। बंगाल मत लिखना, बंगाल बहुत बड़ा है, बांग्लादेश भी है, आप सबको लिखेंगे वेस्ट बंगाल रीजन, REGION, वेस्ट बंगाल रीजन। तो उसके लिए ये जिम्मेदार है। इसने बहुत सारी जो आपकी लोकल कम्युनिटी में लोकल जो नेटिव फिशेस थी उसकी पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ है उसको हैम्पर किया। और नाउ कम्स टू टाइप 4 है 5 पे आते हैं। एक और है उसका ना इकोलॉजिकल निशे वाले में है, आई थिंक सो। टाइप्स बहुत सारी हैं जिसमें से एक आपकी है, नेक्स्ट इज फ्लैगशिप कैरिंग कैपेसिटी इकोलॉजिकल। हाँ जी, इकोटोन डेटरोस, थोड़ा सा इंतजार करो मुझे देखने दो। हाँ अब लिखिए फ्लैगशिप। नेक्स्ट स्पीशीज इज फ्लैगशिप स्पीशीज। एक फिफ्थ है फ्लैगशिप स्पीशीज। सो नाउ फ्लैगशिप स्पीशीज, इसमें लिखिए फ्लैगशिप में, फ्लैगशिप मतलब जिनको ज्यादातर आप कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्रैवलिंग इन हिमालयाज, वहां पे लिख रखा होता है टाइगर के बारे में, बोर्ड लग रखा होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजर रहे हैं, बाई चांस आप वहां से भी रास्ता गुजरता है, वहां पे आप फोन बजाते हैं, कोई गाने बजाते हैं, फिर डांस करते हैं, कचरा फेंक देते हैं। इससे वाइल्ड लाइफ परेशान होती है क्योंकि ही इज द किंग ऑफ द जंगल, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। आप किंग को परेशान करोगे तो किंग के लिए एक बिल बोर्ड लगा रखा होता है। ऐसे मैंने रिसेंटली पढ़ा है, हमें इतना भी ना सताओ कि हम विद्रोह कर उठे, है ना, लिखा है वहां पे, है ना। सो टाइगर के लिए वहां पे एक बिल बोर्ड लग रखा है जिसमें सिंपल ये लिख रखा है, और टाइगर कह रहा है ये बात, मतलब टाइगर ये शो कर रहा है कि टाइगर बात कर रहा है कि हमें इतना भी ना सताओ कि हम विद्रोह कर उठे, है ना। Do not interfere in our affairs, otherwise we will revolutionize against you. Revolution ले आएंगे आपके खिलाफ। So this is the billboard. दूसरा, किसी एरिया या किसी स्पीसीज के, फॉर एग्जाम्पल आप राजा जी टाइगर रिजर्व जाते हैं तो वहां पे राजा जी के नियर बाई वहां डिफरेंट टाइप के पिक्चर लग रखे होंगे, सो दैट आप शो केस कर सके कि दिस रीजन बिलोंग टू मिस्टर टाइगर रिजर्व, है ना। सो वहां पे इनको शोकेस कर रखा होता है, बिल बोर्ड के ऊपर लगा रखा होता है, सो दैट जो लोग हैं उनके माइंड में भी एक कंजर्वेशन, दूसरा अवेयरनेस रहे कि इस एरिया में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बाइक लेके जा रहे हैं तो उसको दिख जाएगा सामने। जैसे कई बार आप जब भी किसी फॉरेस्ट से निकलते हैं तो उसमें सामने डियर की पिक्चर लग रखी होती है कि यहाँ पे हिरण गुजरते हैं, है ना, तो थोड़ा ध्यान से निकले, या ना कि आपकी गाड़ी के आगे आ जाए या आपको भी कुछ उससे प्रॉब्लम हो जाए, आपका नुकसान हो जाए या दूसरे जानवरों का नुकसान हो जाए, तो इसलिए वहां पे लगा रखे होते हैं बिल बोर्ड। तो इसमें लिखिए, पहले तो लिखिए दीज स्पीसीज आर कंसीडर्ड इंपोर्टेंट, दीज स्पीसीज आर कंसीडर्ड important species of an area or region. These species are considered important species of an area or region, of an area or region। तो पहले तो इनको जिस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं उस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण, मतलब एक टाइप से ये स्पीसीज माने जाते हैं, प्रजातियां माने जाते हैं। फुल स्टॉप के बाद लिखिए
therefore they are used on billboards, बिलबोर्ड जो है एक टाइप से सिंपल समझिए, ये पिक्चर नहीं लगा रखी होती। फॉर एग्जांपल डिजिटल है ना, डिजिटल स्क्रीन हो गया, उसके ऊपर इसकी पिक्चर चलती रहती है, इनके बारे में लिखा होता है। सो दीज आर बिलबोर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नई पिक्चर आती है तो पिक्चर का पूरा उसमें ट्रेलर चला रखा होता है ना, मूविंग एक टाइप से। जैसे कि मैंने आपको बताया छावड़ा ढाबा है ना, वैसे ही ये बिलबोर्ड चलते रहते हैं। सो वैसे ही बिलबोर्ड्स कॉमा एडवर्टीजमेंट्स, तो इनको एडवर्टीजमेंट में भी देखा जाता है, अखबारों में भी इनका ऐड डाला जाता है। एक्सेट्रा टू जनरेट बिलबोर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा ETC डॉट एक्सेट्रा टू जनरेट अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स, टू जनरेट अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स, अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स, awareness among citizens or public for their conservation, तो इनको आप फ्लैगशिप स्पीसीज कहते हैं, है ना। हर जगह पे इनका पिक्चर, मतलब एक ऐसे फ्लैगशिप स्पीसीज आर सेलिब्रिटी स्पीसीज, सेलिब्रिटीज हैं ये। फॉर एग्जांपल मोदी जी, है ना, अगर आपकी कोविड वैक्सीन आएगी वहां पे भी उनकी पिक्चर लगा रखी थी, तो ही इज अ फ्लैगशिप स्पीसीज, है ना। वो एक ऐसे आपके फ्लैगशिप स्पीसीज है। यस, आपको उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने की, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, उनकी वजह से आपको कोविड वैक्सीन लगा है ना। आपके राशन कार्ड पे भी, हर जगह पे, हाँ, न्यूज़पेपर में भी, सब जगह। जैसे कि G20 की मीट हुई तो वहां पे वसुधैव कुटुंबकम लेकर रखा है, साथ में मोदी जी की स्माइल करते हुए पिक्चर है कि आई एम द फ्लैगशिप स्पीसीज हियर, है ना, ताकि सबको पता लगे कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर। छोटे बच्चे को पता होता है कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर। और कई बार आप देखना, जब आप किसी बच्चे से, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से पूछते हैं या कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन लोगों से भी पूछते हैं, आप बोलेंगे कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले जुबान से मोदी निकलेगा, बिकॉज दे आर अननोन टू प्रेसिडेंट। क्योंकि इंडिया में रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज आपका प्राइम मिनिस्टर एंड नॉमिनल हेड जो है वो आपके प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट को सिर्फ एक काम है, he has to sign, बस, हाँ, रबर स्टैंप कहते हैं तभी तो उनको। नेक्स्ट लिखिए अम्ब्रेला, पर ऐसा नहीं कहना है हमें कहना हिज हाईनेस या फिर हर हाईनेस, है ना, हाईनेस, क्योंकि दे आर दी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड उनकी वाइफ इज फर्स्ट लेडी ऑफ द इंडिया। अब नेक्स्ट पर हमारे पास फर्स्ट लेडी ही है ना, अभी क्या नाम है प्रेसिडेंट का, चलो बता ही दो आप, शुक्र है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू है। अरे मैंने कई बच्चों को देखा है, दे आर लाइक मोदी, फिर सोचते हैं अच्छा मोदी तो प्राइम मिनिस्टर है, फिर कौन है, फिर प्रणब मुखर्जी ज्यादा बोलते हैं। हाँ, ऐसा भी इम्पैक्ट देखा मैंने कि पीपल आर लाइक कि प्रणब मुखर्जी तक जाए तो उनको पॉलिटिक्स पता है, उनको रामनाथ कोविंद भी नहीं पता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रामनाथ कोविंद एंड आपके अभी जो रिसेंट है मुर्मू जी, इनका नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी का नाम ज्यादा था, है ना, उस टाइम पे हर जगह। हाँ, अब हर जगह आपको पता है एक ही फ्लैगशिप स्पीसीज की पिक्चर लग रही है तो आप उसी को याद कर रहे हैं। बट उस टाइम पे मनमोहन जी की पिक्चर कम थी पर प्रणब मुखर्जी ज्यादा थे, है ना, तो उनका नाम ज्यादा आता है, लेट प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट लिखिए अम्ब्रेला स्पीसीज, सिक्स्थ अम्ब्रेला स्पीसीज। और ये एडवर्टीजमेंट की खेल है सारी, एक टाइप से किसी चीज को मशहूर करना है, फेमस करना है, यू नीड एडवर्टीजमेंट या फिर बिलबोर्ड्स। अम्ब्रेला स्पीसीज, दिस इज फ्रॉम द कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज फ्रॉम द कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, conservation point of view, species which are selected for this is for the conservation point of view। एक मिनट देख लेता हूं इसको, एन एग्जांपल ऑफ फ्लैगशिप स्पीसीज, जैसे कि टाइगर है आपके पास, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये डेडिकेटली कुछ एक स्पीसीज के लिए बनाए गए हैं। टाइगर है, लॉयन है, चीता है, दीज आर दी फ्लैगशिप स्पीसीज। जैसे कि काजीरंगा में आपके पास
वन हॉर्न राइनो, वहां पे राइनो की पिक्चर देखने को मिलेगी आपको, एक सींग वाला गेंडा, उसकी पिक्चर देखने को मिलेगी आपको सारे के सारे मानस नेशनल पार्क में भी और काजीरंगा में भी। तो काजीरंगा इज डेडिकेटेड टू दैट राइनो ओनली। सो अम्ब्रेला स्पीसीज इसमें लिख रहे थे आप, दिस इज फ्रॉम दी कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कॉमा स्पीसीज विच आर सेलेक्टेड, species which are selected, species which are selected for the conservation of, species which are selected for the conservation of entire ecosystem, which forms an important part, conservation of entire ecosystem which forms an important part of national park and wildlife sanctuary, which forms an important part of national park and wildlife sanctuary। सिंपल अम्ब्रेला स्पीसीज क्या है, इनको अम्ब्रेला स्पीसीज इसलिए बनाया जाता है सो दैट मतलब इनका ज्यादा से ज्यादा पिक्चर हो, है ना। पिक्चर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि दुधवा नेशनल पार्क, उसका नाम मैंने चेंज कर दिया दुधवा टाइगर रिजर्व। अब उसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिस इज ओनली फॉर द टाइगर, अकेला टाइगर क्या करेगा वहां पे, पर नाम आप टाइगर का यूज कर रहे हैं, बट टाइगर के साथ साथ में आपको इंटायर इकोसिस्टम को बना के रखना है, बट फोकस उसके ऊपर है कि टाइगर की पॉपुलेशन ड्रॉप कर रही है, बट नहीं, बेस्ट है हमारे पास, अभी 2300 प्लस टाइगर्स है हमारे पास जो ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन NTCA, एक ऑर्गेनाइजेशन है NTCA, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, उसके अथॉरिटी ये पूरा का पूरा जितने भी वर्ल्ड में टाइगर्स हैं उनकी लिस्ट बनाता है, बट उसमें से इंडिया सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वी हैव 23, 22 कितने टाइगर्स एज पर 2022, अगर आप अभी देखेंगे नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट 2022 में ये सर्वे हुआ तो हमारे पास 2322 टाइगर्स थे। तो हमारे पास बहुत सारे टाइगर्स हैं, है ना, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, है ना, रॉयल बंगाल टाइगर शाही टाइगर है वो, है ना, लोगों ने इसको यूज किया। सो दीज आर दी स्पीसीज। तो यहां पे स्पीसीज खत्म होते हैं आपके, स्पीसीज एंडेमिक हो गया था, इंडिकेटर हो गया। मेरे नोट्स भी ना ऐसे ही फैले हुए हैं, जैसे देश की आबादी फैलती जा रही है मेरे नोट्स फैलते जा रहे हैं, कोई पता नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है इन पे। बायोटिक इकोसिस्टम से स्टार्ट होगा, और इकोसिस्टम मुझे ढूंढना पड़ेगा। 2 नंबर, 2 के पीछे 4 नंबर, 4 के पीछे 6 नंबर, 6 के बाद वी हैव 8, दिस इज 10, दिस इज 12, दिस इज 14, अरे 8 ये है, 10 ये तो अलग ही रहेंगे। सो ऐसे जो भी होते जाएंगे यहाँ रखते जाएंगे। हाँ यहाँ से आएगा, पॉपुलेशन हो गया था, पॉपुलेशन और कम्युनिटी नहीं लिखवाया मैंने आपको भी, है ना, लिखवाया नंबर ऑफ स्पीसीज इन द सेम एरिया। अब आएगा आपका इकोसिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई दिक्कत कोई परेशानी आप यहां पे लिख सकते हैं, मेरी नजर है आपके चैट बॉक्स के ऊपर। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र। इसमें लिखिए इकोसिस्टम। और दो हमने बात की है इसके बारे में कि इकोसिस्टम जो है ये बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करता है और उसके सराउंडिंग के साथ भी। पानी पी लेता हूं।
सो इकोसिस्टम में आप लिखिए, द वर्ड इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय ecosystem was coined by, इनका नाम अलग है, नॉट आंस हैकल, इनका नाम है आर्थर टेंसली। आर्थर टेंसली। द वर्ड या द टर्म, कुछ भी ले सकते हैं आप, इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय आर्थर टेंसली, by Arthur Tensley, which means that the interaction which occurs between biotic and abiotic components and their surroundings, biotic and abiotic components and their surroundings, so इसको हम कहते हैं ecosystem and their surroundings, full stop। In other words, ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी, in other words ecosystem is the interaction between living organisms interaction between living organisms and their environment so दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो ये जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है इनका, उसके बारे में हम उसको कहते हैं कि दिस इज दी आपका इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की दो तरीके से आप जो है डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, बट ज्यादातर एबायोटिक बायोटिक लिख रखा होता है, उसके साथ में लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट। सिंपल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं, देयर इज लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, एयर, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम आगे डिस्कशन करेंगे। जैसे हमने बायोटिक एबायोटिक तो लिखा, साथ साथ में हमने बायोटिक कौन से एबायोटिक कौन से उनको भी डिस्कशन करना है साथ साथ में। सो एक और लिखिए इसी में लाइन, एंड इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहीं पे कोई लाइन क्लियर आपको क्लियर नहीं हो, दोबारा रिपीट करना हो, बता सकते हैं। इकोसिस्टम, अब लिखिए, हेडिंग डालिए, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ऐसे करके आपने फर्स्ट हेडिंग डालना है, बायोटिक कंपोनेंट्स। तो पहले हम लिख रहे हैं कि कंपोनेंट कौन कौन से, फिर पहला कंपोनेंट, फिर दूसरा कंपोनेंट, उनको डिस्कशन करेंगे। तो पहले लिखिए बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ABC, प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स,
प्रोड्यूसर बताइए कौन कौन से है आपके पास? प्रोड्यूसर भी लिख लो ना आगे। ग्रीन प्लांट्स, green plant and green. पता नहीं बोलते हैं। सिंपल ग्रीन प्लांट्स। एल्गी लिख लो साथ में, एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गी इसने एवोल्यूशन में हेल्प की है। अंडा आया, मुर्गी आई, ये नहीं पता, और एल्गी पहले आई है। और एल्गी से ही ग्रासेस, ग्रासेस से ही प्लांट, प्लांट से ही ट्रीज, फिर फॉरेस्ट। सो एल्गी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइनोबैक्टीरिया व्हेन एल्गी इज इन दी या फिर इनसाइड द एक्वेटिक सिस्टम, जब ये पानी के नीचे होती है तो उसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। एंड इट इज द ओनली रीजन कि पृथ्वी के ऊपर लाइफ इंपॉर्टेंट बनना शुरू हुई, क्योंकि एल्गी ने ग्रो करना स्टार्ट किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मरीन इकोसिस्टम से ये लैंड एरिया पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आई, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आके ग्रासेस बनी, ग्रासेस से मीडियम ग्रासेस, मीडियम ग्रासेस से बुशेस, झाड़ियां, प्लांट्स, प्लांट्स के बाद फिर ये सीधा आपका ट्री बनाए इसने। अब ये प्लांट ट्री जब ग्रो करना शुरू किए तो उस टाइम पे जब पृथ्वी बनी थी उस टाइम पे देयर इज नो ऑक्सीजन ऑन दी प्लैनेट अर्थ। उस टाइम पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी। अब प्लांट जितने ज्यादा उगते गए उतने ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते गए। जितनी फोटोसिंथेसिस होती गई जो 21-22% आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड थी वो आज 0.03% है, और ऑक्सीजन आपके पास ज्यादा है, इसीलिए हम सांस ले पा रहे हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम, सो नॉट प्रॉब्लम, दैट इज द सॉल्यूशन रिगार्डिंग बीइंग लाइफ ऑन अर्थ, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये इंपॉर्टेंट है एल्गी। कंज्यूमर में लिखिए क्या है कंज्यूमर्स? एनिमल्स है। एनीथिंग दैट लिव्स ऑन हर्ब्स, दैट इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स साथ में लिखिए कंज्यूमर्स, सॉरी कार्निवोर, और क्या आएगा इसमें? ओमनिवोर, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये सब आएंगे। नाम लिखिए आप इसमें, लिख लो इसमें कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जिनको मीट खाना है, ओमनी जिनको सब कुछ ही खाना है, ओमनी प्रेजेंट किसको कहते हैं? हु इज ओमनी प्रेजेंट? गॉड एवरीवेयर, है ना? सो दीज आर ओमनिवोर्स, या फिर या पूरा लिख देते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि क्या ही चल रहा है ये। Omnivores, one who is dependent upon green grasses या plant, that is herbivores. The one who is dependent upon animals to eat, जैसे कि आपके पास predators सारे ही, that is सिर्फ एक छोड़ के predator में, पर आपका हाथ ही नहीं आएगा, हाथ ही नहीं आएगा। Next omnivores that can eat anything, veg, non-veg। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है मोकाहारी, है ना? जो मौका मिल गया बस खा लिया, है ना? वो है ये, दिस इज ओमनिवोर्स। थर्ड में आएगा डीकंपोजर्स। थर्ड टाइप इज डीकंपोजर्स, जिनका काम क्या है? डेड एंड कॉम्प्लेक्स मटेरियल को डीकंपोज करना। सो थर्ड टाइप इज डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स में लिखिए which converts dead and decomposed, which converts dead and decomposed complex materials into simpler substances, the one who converts dead and decomposed complex materials into simpler substances. So ये डेड एंड डीकंपोज मटेरियल को या कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, इसलिए दीज आर डीकंपोजर्स। सर ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल में करते हैं क्या ऑर्गेनिक मैक्सिमम ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इसके दो पार्ट्स आएंगे। डीकंपोजर्स को आगे हमने डिवाइड करना है। एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? अब लिखिए डीकंपोजर्स। मैं अभी आपको एक लिखवाऊंगा नहीं कि these are divided into this and this, सिंपल आप बनाइए फ्लो चार्ट। डीकंपोजर्स एक है डेट्रीवोर्स, DETRIVORS,
RES, एक है डेट्रीवोर्स, एक है डेट्रीटस, आई थिंक, नहीं, डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स, ये डबल नहीं हो गया डीकम्पोजर्स, इट शुड बी उठाने से बात है, बस यही चाहिए, इसको लिखेंगे डेट्रीटस, डिफरेंस है ना इनमें। सो डीकम्पोजर्स डिवाइडेड हैं दो पार्ट्स में, एक है आपके पास डेट्रीवोर्स, एक है डेट्रीटस। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब अपने डेट्रीवोर्स के नीचे लिखना है इसके बारे में, और डेट्रीटस का इसके नीचे लिखना है फ्लो चार्ट में, ठीक है। डेट्रीवोर्स में लिखिए the one who eats dead and decomposed material, the one who eats dead and decomposed material, so anything that is eating या surviving on the dead and decomposed material is known as detrivores. दूसरा डेट्रीटस में लिखिए द वन हु हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स materials into simpler substances. तो ऐसे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट है टू ईट and survive, and the one who is helping in the breakdowning. For example, simple समझिए, इसका एग्जांपल देख लो। For example, vultures, they will eat decomposed and dead materials. Crow, है ना? Also dogs, rats. यहाँ पे the one who is helping in the breakdowning of complex material, earthworms हैं, है ना? हाँ, ये आपको जो dead decomposed material है उसको मिट्टी में, है ना? And then country rocks में इसको ये convert करेगा. So these are the डेट्रीवोर्स एंड दीज आर द डेट्रीटस। तो डिफरेंस है इसमें भी, और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ज्यादा लेते हैं आई नो, तो उसको देख लीजिए। हाँ, कई बार होता है ना, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया फिर बाद में लिख लेंगे, तो आप इसको देख लो एक बार आराम से। एट्थ नेक्स्ट, टेन नंबर ये है ना, 10 नहीं है ये, 10 तो ये है। अब कंपोनेंट्स, अब इसमें लिखिए बायोटिक लिखिए, बायोटिक के बारे में। ये तो हमने लिखा कि इसमें इसके आगे ऐसे डिवीजन है कि बायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, डीकंपोजर्स आते हैं, उन्हीं को आगे हमने डिफाइन कर लिया। अब आप लिखिए बायोटिक, सिंपल बायोटिक लिखिए। बायोटिक में लिखिए बायोटिक के बाद फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आप नंबर 1। अब हमने जैसे इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा, यहाँ पे सिंपल लिखिए प्रोड्यूसर लिखो, आपको परेशान क्यों करना है बार बार, यू नो इट इज बायोटिक कंपोनेंट ही चल रहे हैं। तो अब लिखिए प्रोड्यूसर, फर्स्ट हेडिंग डालिए प्रोड्यूसर्स के लिए, और आई थिंक आपको इसको कैपिटल ए डालना चाहिए। यहां पे लिखिए आप कैपिटल ए, है ना। प्रोड्यूसर्स को अब हमने अच्छे से डिफाइन करना है आगे। तो प्रोड्यूसर्स
They are also known as autotrophs, the one who makes his own food, not dependent upon others for their survival, है ना? Autotroph पता है आपको? Anything that is making his own food and not dependent upon others for their survival. So autotrophs है ये producers, and these are of two types. These are of two types. एक है प्रोसेस दैट इज फोटोसिंथेसिस, दूसरा है केमोसिंथेसिस। लिखो इसको। तो दो प्रोसेसेस हैं टू जनरेट देयर ओन फूड। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस के थ्रू या फिर दूसरा केमोसिंथेसिस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना फूड यहां पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें आप लिखिए एक चीज और मेंशन करिए, फोटोसिंथेसिस के आगे आप ऐसे डैश लगाइए, दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को भी हमने आगे मल्टीपल तरीके से डिवाइड करना है। सो दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, एनीथिंग दैट इज डिपेंडेंट अपॉन फोटोसिंथेसिस और उसके थ्रू अपना खाना बना रहा है, उसको आप कहेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर। और दूसरा जो है दिस इज सेकेंडरी प्रोड्यूसर, क्योंकि इनमें फर्क है, एक तो डायरेक्ट सनलाइट को यूज कर रहा है, दूसरा केमिकल रिएक्शंस को यूज कर रहा है टू मेक फूड, है ना। सो एक फोटोसिंथेसिस जो है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। 1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। कीमोसिंथेसिस जो है इसका मतलब है सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। These are secondary producers. जहां पे नहीं समझ में आए प्लीज पूछते रहना, क्योंकि सिलेबस कंपाइल होता जाएगा, चीजें पीछे छूटती जाएंगी, फिर मुश्किल हो जाता है। सो अब इसमें आप लिखिए, फोटोसिंथेसिस समझाने की जरूरत है। फोटोसिंथेसिस में एक एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का। क्लासेस से पढ़ते आए 6th क्लास से, 6th से 5th से 4th से, अरे 6 से, क्योंकि 6 में आपके केमिकल रिएक्शन आ जाते हैं। 6 CO2 प्लस 2H2 नहीं 6H2, 6H2 it will give rise to C6H12O6 plus O2. This is the chemical reaction फॉर फोटोसिंथेसिस, जहां पे ये कार्बन को यूज कर रहा है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एंड इट विल गिव राइज टू C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज ही होता है, ग्लूकोज ही होता है ना। सो इट विल गिव राइज ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज जो है इसका फूड है, इसका प्लांट्स का। और प्लांट आपको क्या देगा साथ में? ऑक्सीजन देगा। That is most important for the survival of living organisms. एक मिनट, ठीक है। ये हो गया फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल। तो और इसको ज्यादा हमने आगे नहीं खींचना है। यू नो देयर इज अ सन, देयर इज प्लांट, सनलाइट इज कमिंग, सन इज स्टिल देयर, सनलाइट आ रही है, सन के पास क्या है? ग्राउंड वाटर की फॉर्म में उसके पास पानी है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, दो चीजें हैं। वन मोर थिंग दैट इज क्लोरोफिल, बड़ा भारी यूज करते हैं आप ये। The green color pigment that is responsible for the green color of your leaves, है ना। सो क्लोरोफिल है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हवा में है, पानी जो है आपके प्लांट्स के जड़ों में भी है और प्लांट्स के बीच में भी है और ग्राउंड में भी है। अब इन सबको यूज करेगा, ये ग्लूकोज बनाएगा और आपको ऑक्सीजन छोड़ के देगा, है ना, जो कि इनविजिबल है। दोनों चीजें इनविजिबल है, वाटर दिख जाएगा, बाकी सब चीजें आपको इनविजिबल देखने को मिलेगी। सो दिस इज फोटोसिंथेसिस। सेकंड लिखिए कीमोसिंथेसिस, क्योंकि दैट इज अ न्यू टर्म। तो सेकंड डिग्री, ये था आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर का तरीका।
टू मेक फूड। दूसरा आपके पास कीमोसिंथेसिस, दिस इज सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, कीमोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज कीमोसिंथेसिस। इसमें आप लिखिए इट इज अ प्रोसेस which is used, it is a process which is used, it is a process which is used to generate, it is a process used to generate it is a process which is used to generate produce, so it is a process to generate food या produce food by the process of inorganic chemical reactions, by the process of inorganic chemical reactions, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड बनाया जाता है, बट इंस्टेड ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। फुल स्टॉप। इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, it occurs in the absence of sunlight. Most important, it occurs in the absence of sunlight and therefore it is a important part of, and therefore it is a important part of important part of deep ocean food chain, important part of deep ocean food chain, or bacterias living along the hot springs or geysers, hot springs or geysers, हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि हॉट स्प्रिंग के नियर बाय रहते हैं या फिर गीजर्स के नियर बाय रहते हैं, वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। एज वेल एज, एक वो लिखिए, एज वेल एज वोल्केनिक वेंट, एज वेल एज वोल्केनिक वेंट। वोल्केनिक वेंट मतलब जहां पे वोल्केनिक की ओपनिंग है, वोल्केनो की ओपनिंग है। फॉर एग्जांपल दिस इज वोल्केनो, सो वोल्केनो के ऊपर का जो पार्ट है दिस इज वेंट, वोल्केनो का वेंट है ये। हॉट स्प्रिंग और गीजर्स, दिस इज लैंड मास, लैंड मास के नीचे यहाँ पे पानी है। अब यहाँ पे कोई गैसेस ट्रैप्ड हैं, ये गैसेस क्या करेंगी, बाहर आने की कोशिश करेंगी। अब यहाँ से थोड़ा सा वेंट होगा, ये गैसेस बाहर आने की कोशिश करेंगे, पर साथ साथ में पानी है, पानी गर्म करेंगे, पानी उछलता हुआ ऊपर आएगा और पानी में से धुआं उड़ रहा होगा। आप कहेंगे दिस इज वाओ, क्या अच्छी बात है ये, है ना, मणिकर्ण साहिब, है ना, जहां पे आपको गर्म पानी के चश्मे देखने को मिलते हैं। एंड देयर आर सम अदर रीजन्स इन द वर्ल्ड जहां पे ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जैसे कि येलोस्टोन नेशनल पार्क अगेन, है ना, वहां पे क्या है, ये पानी अगेन लैंडमास के नीचे वाटर, देयर इज मोर वोल्केनिक हीट हियर। ये वोल्केनिक हीट क्या करेगी, पानी को
स्टीम की फॉर्म में बाहर निकालेगी, और स्टीम इतनी तरह निकलती है हवा की तरह, पूरा का पूरा आपको बादल दिखेगा ही। बट स्टीम इज डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ, ये स्टीम है, एंड इस स्टीम को कहते हैं फ्यूमारोल्स। और गीजर्स भी इसी प्रकार के होते हैं, बट वहां पे पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है। सो दीज आर दी हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स ऑल्सो। और इसी में आप देखेंगे कि यहाँ पे भी कुछ एक सर्टेन टाइप के बैक्टीरिया हैं जो कि सर्वाइव कर जाते हैं, पर कैसे सर्वाइव करते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कीमोसिंथेसिस, जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी टाइप ऑफ डाउट, क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड हेडिंग डालेंगे, कैपिटल बी डाल के आएगा कंज्यूमर्स। तो अभी हम कंज्यूमर्स के बारे में बात करेंगे। Consumers are heterotrophs, the group of species that are dependent upon others for their food or survival, known as heterotrophs। ठीक है, कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, उपभोक्ता हैं, अलग लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, अलग प्रजातियों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है जी, तो इसमें आप लिखिए नेक्स्ट, कंज्यूमर्स हेटेरोट्रॉफ्स, दे आर ऑल्सो नोन एज अदर नरिशिंग सिंपल लिखिए, दे आर ऑल्सो नोन एज अदर नरिशिंग। तो इनका जो लालन पालन है ना, वो अलग स्पीसीज करती है ना। सो सिंपल हर्बीवोर्स हो गए, आपके प्रोड्यूसर जो है वो इनको प्रॉपर नरिशिंग का काम करते हैं, नर्चर करने का काम करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू हर्बीवोर्स, दे आर डिवाइडेड इनटू हर्बीवोर्स, पता है आपको हर्बीवोर्स? प्रॉपर हर्ब्स मतलब प्लांट्स, हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो हम प्राइमरी कंज्यूमर नहीं हैं, हर्बीवोर्स। कैटल, गोट, दीज आर दी हर्बीवोर्स। तो क्या लिखा आपने? दे आर डिवाइडेड इनटू हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स। दूसरे में लिखिए कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स को क्या कहते हो? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स। एंड थर्ड है प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स में लिखिए, आप पहले लिखिए ओमनिवोर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स। सो ये पूरा का पूरा डिवीजन है ऑफ अदर नरिशिंग या फिर कंज्यूमर्स का। बाकी प्रेडेटर आपको पता ही है, ऑल टॉप लेवल प्रेडेटर्स आर प्रेडेटर्स। नेक्स्ट, एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें समझते हैं कि हाउ एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स। ट्राइंगल बनाएंगे, यहां पे लिखिए प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स
1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स, एंड यहां पे 4 डिग्री दैट इज क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड फोर्थ में क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर जो है जितने भी ये प्रोटीन बनाते हैं इनके पास 100% प्रोटीन होती है जो उन्होंने बनाई है। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, हर एक लेवल पे जो है वो 10% गिरता जाता है ना। फिर 100 से 10% रह जाएगा किसके पास? प्राइमरी के पास। उसके बाद 0.1% किसके, सॉरी 1% रह जाएगा पहले, यहां पे 1% रह जाएगा फॉर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। उसके बाद 0.1 एंड 0.001%। अब इसको समझिए क्या है ये। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स ने जितना भी बनाया, जितने भी इन्होंने प्रोड्यूसर्स ने, फॉर एग्जाम्पल अब इसको और समझते हैं। अब ये 100% है ना, इसके ऊपर अब हम बना लेते हैं एक सन बाय यूजिंग सनलाइट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लांट है वो सनलाइट कितनी यूज करता है फोटोसिंथेसिस में? ओनली 2%। 2% ही वो सूर्य की रोशनी को यूज करता है। कोई भी प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इट विल यूज ओनली 2% ऑफ द सनलाइट या फिर सन हीट। उसके बाद ये 100% जो है एक टाइप से प्रोटीन बना दी। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज खा रहे हैं या प्रोड्यूसर जो भी प्लांट बना रहा है, दैट इज 100%। अब इस 100% से जो प्रोटीन है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास ओनली 10% ही शिफ्ट होती है। उसके ऊपर फिर अगेन 10% कम हो जाएगा तो 1%, फिर 10% कम तो 0.1%, उसके बाद 0.01%। तो ऐसे करके ट्रॉफिक लेवल पे जो आपकी एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है वो 10% करके जो है लॉस होती जाती है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके क्वाटरनरी कंज्यूमर्स हैं दे नीड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इनको चाहिए। अब इसको समझिए, एक और डायग्राम बना लीजिए, शाबाश। क्वाटरनरी लिख लिया था ना आपने, इसको हटा दे दो मैं। अब आप बनाइए एक और। अब आप मुझे बताएंगे कि कहां पे क्या रखना है हमें। अरे कम हो जाओ, 1 2 3 4। सबसे नीचे क्या आएगा प्रोड्यूसर्स में? प्लांट्स आएंगे, प्लांट्स। फिर क्या आना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में? हर्बीवोर्स का एग्जांपल दो मुझे। कैटल, चलो कैटल ले लेते हैं। यहां पे आएगा प्राइमरी में कैटल। अब सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं हो तो फिर प्रेडेटर में नहीं आगे, और भी होगा कुछ बीच में, सोचो। नहीं। There is plants, then cattle, then after this you can use wolf या फिर leopard। तेंदुआ या भेड़िया यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है। तेंदुआ या भेड़िया कोई भी आप रख सकते हैं। इसके ऊपर जो आएगा आपके पास वुल्फ आ सकता है, पर दोनों मत रखिए, लेपर्ड ऊपर रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि भेड़िया को तेंदुआ खा लेता है आराम से, इजी है इसके लिए। वो आया नहीं आज लड़का, कल जो आया था भेड़िया मूवी वाला, एक क्लास लगा के ना फिर चले जाते हैं, फिर मुश्किल आती है। उसके ऊपर आप लेपर्ड रखिए और लेपर्ड से ऊपर आप इसके ऊपर टाइगर रखिए। सो दीज आर दी ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल मतलब एनर्जी कितनी ज्यादा ट्रांसफर हो रही है। अगेन पौधों के पास 100% है, कैटल को इसका मिलेगा 10%, और कैटल को अगर वुल्फ खाएगा तो उसको मिलेगा 1% ऑफ द एनर्जी, एंड वुल्फ से ऊपर जो है एनर्जी ट्रांसफर होगी 0.1%, और वुल्फ से टाइगर तक होगी 0.01%। इसीलिए जो आपके टॉप लेवल पे जो प्रेडेटर्स होते हैं दे नीड मोर एंड मोर एनर्जी, है ना।
टाइगर एक बार शिकार करता है उसके बाद पूरा दिन सोया रहता है। टाइगर शिकार नहीं करता, टाइगर शिकार करती है, उसको चुरा लेता है। दिस इज दी स्ट्रेटेजी। देखते हैं आप कभी इंडियन, सॉरी डिस्कवरी नहीं, कौन सा है वो, ज्योग्राफिक, हाँ नेट जियो, नेशनल ज्योग्राफिक्स देखा करो, इंटरेस्टिंग है। दीज आर दी डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। इसको लिखिए एनर्जी ट्रांसफर, इसमें नीचे लिख लो एक बार, कोई भी डायग्राम बना रहे हो उसके नीचे आपको हमेशा मेंशन करना है कि ये डायग्राम है क्या। तो इसमें लिखिए एनर्जी ट्रांसफर इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, कि हर एक ट्रॉफिक लेवल में कौन कौन से कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे ट्रांसफर होती है, जैसे अबाउट ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी। नेक्स्ट बाद में करते हैं, ब्रेक ले लो। ठीक है ना, बैटरी बोर्ड होगा नहीं कंप्लीट अभी, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी ब्रेक ले लो थोड़ा सा। ऑनलाइन स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास 3:45। हाँ जी, हाँ नहीं, सनलाइट जितना यूज करता है ना प्लांट फोटोसिंथेसिस में, फॉर एग्जांपल आज पौधे ने फोटोसिंथेसिस करनी है, अपने लिए ग्लूकोज बनाना है ना, तो ये अब प्रॉपर जो सनलाइट अवेलेबल है हमारे पास पूरे वर्ल्ड में, उसका 2% ही यूज करता है, ओनली 2%, 2% तो 2% से, हाँ उसी से जो है इसको एनर्जी मिल रही है, इसको जो खा रहा है मतलब प्लांट को जो खा रहा है कैटल, उसको 10% मिल रही है, मतलब 10% ऊपर तक जाती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी वो डिक्रीज होता जाता है। ब्रेक ले लो आप, फिर नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे 3:45 लिखा है, 3:45 से क्लास होगी। केमोसिंथेसिस की एग्जांपल है, जैसे कि जितने भी आपके, मैंने आपको बताया था कि 40 एंड एफोटिक एरिया है, तो एफोटिक एरिया में मतलब 200 मीटर तक ही सनलाइट पड़ती है, 200 मीटर से नीचे समंदर में सनलाइट नहीं पड़ती, ओशन में। उसके अलावा जितनी भी एनर्जी जनरेट होती है, जितना भी नीचे फूड बनता है, वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनता है। जैसे कि कोरल है, कोरल को ऊपर सनलाइट मिल जाती है, बट डीप ओशन में जो आपके पास प्लांट्स हैं उनको नहीं मिलती है। एक बार ये हटा लो।